जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का जो मैंने क्वेश्चंस लिया ये WBCS 2016 का टोटल 29 ज्योग्राफी का क्वेश्चंस है MCQ बेस्ड, जिसे मैंने एक्सप्लेन भी किया हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप इसका PDF मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, फॉर हिज नोबल मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन वेबर मेक यूज़ ऑफ, यानी औद्योगिक स्थान के अपने मॉडल के लिए वेबर का उपयोग करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है मैंने ऑप्शंस में नहीं दिया है, डायरेक्ट मैंने इसका आंसर लिख दिया है। इसका आंसर होगा आइसोडोपेन, ठीक है। मैं इसे हिंदी में समझा देता हूँ, आप इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो इसका PDF को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वेबर, जो अल्फ्रेड वेबर थे, उन्होंने औद्योगिक स्थान का एक सिद्धांत तैयार किया जिसे एक उद्योग स्थित है जहाँ कच्चे माल और अंतिम उत्पाद की परिवहन लागत न्यूनतम है। उन्होंने दो विशेष मामलों का चयन किया। एक में अंतिम उत्पाद का वजन उत्पाद बनाने में जाने वाले कच्चे माल के वजन से कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं कि आइसोडोपेन होता क्या है। तो आइसोडोपेन भौगोलिक समोच्च रेखा के समान शब्द है। इसकी शुरुआत अल्फ्रेड वेबर ने की थी। इसका अर्थ है बराबर अतिरिक्त परिवहन लागत, ठीक है। इसका अर्थ होता है बराबर अतिरिक्त परिवहन लागत, ठीक है, जिसका उपयोग औद्योगिक और आर्थिक भूगोल के लिए किया जाता है। यह एक सैद्धांतिक उपकरण है जिसका उपयोग उद्योग के लिए इष्टतम स्थान खोजने में सहायता के लिए किया जाता है। आइसोडोपेन के एक श्रृंखला न्यूनतम लागत बिंदु के आसपास रखी जाती है, जिसमें वक्र न्यूनतम आइसोडोपेन से सबसे दूर होता है, जो उच्चतम लागत वाली साइडों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिया है जिसमें अल्फ्रेड वेबर का जो ट्रायंगल का जो सिद्धांत है इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में, उसके ऊपर है। इसमें दो ट्रायंगल उन्होंने बनाया था, एक में दर्शाया था कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री के बारे में और एक था वेट लूजिंग इंडस्ट्री गेनिंग इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की और ये बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ टैंक इरिगेशन, यानी कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में तालाब सिंचाई का प्रतिशत अधिक है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा तालाब सिंचाई का प्रतिशत किस राज्य में है। तो इसका ऑप्शन जो था उसके हिसाब से आंसर इसका होगा तमिलनाडु, ठीक है। बट अब यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, जरा आप इस पर ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। इसमें दिया है कि आंध्र प्रदेश तालाब सिंचाई के सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ 727,000 हेक्टेयर में तालाब में सिंचाई होती है। आंध्र प्रदेश में भारत का लगभग 28.8% तालाब सिंचाई क्षेत्र है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसके हिसाब से ये बताया गया था कि आंध्र प्रदेश में जो है तालाब का सबसे बड़ा सिंचाई होता है, उसका सबसे बड़ा राज्य है ये, ठीक है, जहाँ पे 727,000 हेक्टेयर का तालाबों का सिंचाई होता है। आंध्र प्रदेश में लगभग 28.8% तालाब सिंचाई क्षेत्र है। वहाँ पे टैंक सिंचाई प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में लोकप्रिय है, जहां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु प्रमुख राज्य है। आंध्र प्रदेश में भारत के टैंक सिंचाई का सबसे बड़ा क्षेत्र 29% है, जिसके बाद तमिलनाडु 23% है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर तालाब सिंचाई होता है भारत में कहीं तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। बट ऑप्शंस में आंध्र प्रदेश नहीं था, इस वजह से जो दूसरा स्थान पे आता है तमिलनाडु, मैंने उसका आंसर यहाँ पे दे दिया, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु ऑप्शन में दिया था तो इसका भी आंसर तमिलनाडु होगा। बट याद रखिए, अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश होता है तो आपको आंध्र प्रदेश ही आंसर करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1911 to 21 वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस्ड इज, यानी कि 1911 से 1921 के बीच में बंगाल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो किस तरह का था, कैसा महसूस किया गया था। तो उस टाइम वहाँ पे जो जनसंख्या दर थी वहाँ पे गिरावट आई थी -2.91% का, ठीक है। इसके पीछे का रीजंस क्या था वो यहाँ पे मैंने फैक्ट में दिया, इसे पढ़ लेते हैं। भारत में जनगणना में वृद्धि दर
1921 तक बहुत कम रही और वास्तव में 1911 से 1921 के दौरान विकास दर नकारात्मक थी। 1911 में आई इन्फ्लुएंजा महामारी के मद्देनज़र भारत की आबादी ने अपने आकार में एक आभासी कमी दर्ज की। यह अनुमान लगाया गया कि महामारी ने देश में लगभग 7% आबादी के जीवन का दावा किया है। वास्तव में जनगणना वर्ष 1911 से 1921 ने नकारात्मक विकास दर यानी कि -0.31% दर्ज की, जो भारत का जनसंख्या इतिहास में केवल एक बार हुआ है। मतलब जो 1911 से 1921 के दौरान में इन्फ्लुएंजा एक महामारी हुआ था, जैसे अभी के टाइम में कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, वैसे ही 1911 से 1921 के दौरान में एक इन्फ्लुएंजा महामारी हुआ था, जिसके कारण उस टाइम जो जनसंख्या दर था वो घट गया था। ठीक है, कितना प्रतिशत? भारत का अगर जनसंख्या दर जो घटा था वो था -0.31%। यहाँ पे देखिए मैंने उसका उस टाइम का यहाँ पे चार्ट दिया है मैंने। यहाँ पे आप अगर देखिएगा गौर से तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा 1901 से लेकर 2011 तक का यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। इसके हिसाब से अगर 1921 का अगर ये ग्राफ देखिएगा यहाँ पर, तो ये डाउन हुआ है ना, डाउन हुआ है। तो ये जो डाउन हुआ है, कितना डाउन हुआ? बहुत कम, मतलब 0.31% ये डाउन नेगेटिव में गया था ये। इसके बाद फिर एक बार आप यहाँ पे देखिए 1951 में भी एक बार यहाँ डाउन हुआ है, बट ये नेगेटिव नहीं गया था, बट कम हुआ था रेट। क्यों हुआ था? उस टाइम पार्टीशन का समय था, इस वजह से भी यहाँ पे कम हुआ था। बट अगर नेगेटिव पूछा जाए कि नेगेटिव कब गया था, तो वो 1921 का जनगणना जब हुआ था उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है ट्रोपोपोज इज, ट्रोपोपोज क्या है? तो इसका आंसर मैंने यहाँ दे दिया है, ए रीजन बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो लाइन है उसे ही ट्रोपोपोज बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक पिक्चर के जरिए यहाँ पे समझा दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, डायरेक्टली आपको पिक्चर के जरिए समझा दे रहा हूँ। ये ट्रोपोस्फेयर आप देख रहे हैं, है ना। ट्रोपोस्फेयर का जो ऊंचाई है ज़मीन के धरातल से लेके 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रोपोस्फेयर फैला हुआ है ना। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो एटमॉस्फेयर आता है वो कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो लाइन है इसे ही हम ट्रोपोपोज कहते हैं, इसे ही हम ट्रोपोपोज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस्ड, मतलब पश्चिम बंगाल में किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल मानसून। यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून के मौसम में साल के हर महीने में मासिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस यानी कि 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है और सूक्ष्म मौसम होता है। उष्णकटिबंधीय मानसून की जलवायु गीली यानी कि AF, जिसे हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट कहते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु, या जिसे AW यानी कि ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट यानी कि उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के बीच मध्यवर्तीय जलवायु होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है ए पर्सन ओवरलेइंग इंडिया सॉ द नेचुरल वेजिटेशन बिलो इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सवाना, ड्राई डिसिडियस एंड डिसिडियस हिज फ्लाइट वाज फ्रॉम, यानी कि भारत के ऊपर एक व्यक्ति ने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सवाना, सूक्ष्म पर्णपाती और पर्णपाती के अनुक्रमिक क्रम में नीचे प्राकृतिक वनस्पति देखी, उसे उड़ान से थी। मतलब वो जब एक प्लेन से जा रहा था तो उसने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखा, सवाना भी देखा, डिसिडियस भी देखा। तो ये किस रूट से होते हुए जा रहा था, इसमें ये पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा त्रिवेंद्रपुरम टू दिल्ली। ठीक है, वो त्रिवेंद्रपुरम से होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे माइंड में एक क्वेश्चन हिट करता है कि हम ये कैसे पकड़ेंगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन निकाल कर रखा है कि व्हाट इज़ द क्लाइमेट जोन ऑफ त्रिवेंद्रपुरम। त्रिवेंद्रपुरम का क्लाइमेट जोन कैसा होगा, इसको अगर हम जान जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये जो इसमें क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से ये सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ सिंपली हिंदी में पढ़ के। शहर में एक जलवायु है जो एक उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु और एक उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के बीच की सीमा पर स्थित है।
ठीक है। त्रिवेंद्रपुरम का जो जलवायु किस मौसम पे स्थित है, तो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पे स्थित है, ठीक है। दूसरा जो दिल्ली है उसको देख लेते हैं। दिल्ली जो है जलवायु मानसून प्रभावित आर्द्र उष्णकटिबंधीय पे ये जो है स्थित है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन को भी देखें तो त्रिवेंद्रपुरम से लेकर दिल्ली तक का जो रास्ता जाता है उस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है which one of the following mountain has two dissimilar type of vegetation on its two slopes, यानी कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि जो माउंटेन रेंज का जो वेजिटेशन है वो दो स्लोप में बटा हुआ है, वो कौन सा है, कौन सा घाट मतलब स्लोप का है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेस्टर्न घाट, ठीक है। कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए वेस्टर्न घाट मतलब क्या होता है, पश्चिमी घाट। तो पहले पश्चिमी घाट क्या है उसके बारे में जानते हैं, हम लोग समझते हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट यानी या जिसे हम लोग सह्याद्री या एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में कवर करता है, जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को पार करती है। तो यानी कि वेस्टर्न जो घाट है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अगर आप कोई पूछे तो ये तमिलनाडु राज्य, केरला राज्य, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 राज्यों से ये फैला हुआ है। 6 राज्यों में इसने टोटल कितना किलोमीटर का एरिया कवर किया है, तो 1600 किलोमीटर का। अगर स्क्वायर किलोमीटर पूछे तो 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इसने कवर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं पश्चिमी घाट का विस्तृत प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, यानी यहाँ का बायोडाइवर्सिटी कैसा पाया जाता है। तो इसके बारे में देखिए, पश्चिमी घाट एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है और इसमें विविध पारिस्थितिकी क्षेत्र है जो बड़े उष्णकटिबंधीय चौड़े जंगलों का घर है और इसमें विभिन्न सदाबहार वन भंडार हैं। पश्चिमी घाट पर्वतमाला के उत्तरी भाग दक्षिणी भाग की तुलना में अधिक सूक्ष्म है, चूँकि इसके पास पर्वत प्रकार की वनस्पति है और उत्तर में पर्णपाती प्रकार है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पश्चिमी घाट हिमालय का वनस्पतिक समुदाय पारिस्थितिकी और जैविक विविधता के मामले में सबसे विदित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने मैप में दिखा दिया है। अगर ये इंडिया का मैप देखिएगा आप, तो यहाँ से आपको तमिलनाडु शुरू हो रहा है, तमिलनाडु होते हुए केरला, कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और ये गुजरात, ये राज्यों में इस तरह से ये फैला हुआ। टोटल कितना किलोमीटर है, तो 1600 किलोमीटर, ठीक है। 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गैस वाज लीक ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजिडी इन 1984। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये कि भोपाल गैस ट्रेजिडी या मतलब जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उस टाइम में कौन सा गैस लीक होने के कारण जो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ था उस टाइम। ये कब हुआ था, तो ये 1984 में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका आंसर होगा कौन सा गैस निकला था उस टाइम, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बिक इंडियन लिमिटेड, ये जो कंपनी था, ठीक है, यूनियन कार्बिड इंडियन लिमिटेड, ये कंपनी से एक केमिकल जो था वो लीक हुआ था, ठीक है। जो कौन सा था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। इसने भोपाल शहर को एक विशाल गैस चैम्बर में बदल दिया। यह भारत की पहली बड़ी औद्योगिक आपदा थी, ठीक है। ये देखिए उस टाइम का न्यूज़पेपर का मैंने एक पिक्चर दे दिया है जो 3 दिसंबर 1984 के कवर पेज पे आया था ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे आदमी मर गए, लगभग 3,800 लोगों की मृत्यु हो गई थी इस ट्रेजिडी में। और अभी भी बोला जाता है कि वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी विकलांग होते हैं, ठीक है, इसी के कारण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द अमरकंटक हिल इज़ द सोर्स ऑफ 2 रिवर फॉलोइंग इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन वेस्ट एंड ईस्ट देयर, यानी कि अमरकंटक पहाड़ी 2 अलग अलग दिशाओं यानी कि पूर्व और पश्चिम में बहने वाली 2 नदियों का स्रोत है। वो कौन सी 2 नदियाँ हैं, तो देखिए ऑप्शंस में जो दिया था उस हिसाब से आंसर इसका होगा नर्मदा एंड महानदी। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, वो क्या है मैं वो समझा देता हूँ आपको।
कैसे है क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि अमरकंटक जो है ये कहाँ से निकल रहा, उद्गम कहाँ से हो रहा है, ये मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक से, नर्मदा, बट महानदी जो है वो नर्मदा अमरकंटक से नहीं निकल रहा, उसका जो उद्गम स्थल हो रहा है वो कहाँ हो रहा, छत्तीसगढ़ हो रहा है ना। तो यहाँ पे बट ऑप्शन में जो था उसमें नर्मदा और कोई मतलब दूसरा जो है नदी का नाम नहीं दिया था जो अमरकंटक से निकलता हो। बट अगर इसका ओरिजिनल अगर आंसर बोला जाए तो वो होगा नर्मदा एंड सोन। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए नर्मदा एंड सोन, बट यहाँ पे सोन नहीं था, इस कारण से यहाँ पे महानदी को आंसर टिक लगाना पड़ा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको मैप दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने 3 मैप दिए हैं, इसको अगर ध्यान से देखें आप तो आपको समझ में आएगा कि ये रहा मध्य प्रदेश, सॉरी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये मध्य प्रदेश का एरिया है। मध्य प्रदेश का ये जो है यहाँ पे आपका अमरकंटक है। ठीक है, यहाँ पे आपका अमरकंटक है, यहाँ से आपका नर्मदा नदी जो है निकल रहा। ठीक है, यहाँ से आपका नर्मदा नदी निकल के ये जा रहा किधर, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे आपका अरब सागर में जाके गिर जा रहा। ठीक है, आप इसी के पास में इसमें देखो यहाँ पे महानदी है ना, बट ये यहाँ अमरकंटक से नहीं निकल रहा, इसका छत्तीसगढ़ में उद्गम स्थल शो कर रहा। ठीक है, अगर इसको आप इस मैप में देखो तो आप यहाँ पे देखो नर्मदा नदी यहाँ से निकला, उद्गम हुआ, इधर गया, महानदी छत्तीसगढ़ से निकल गया, ये बंगाल में चला गया। ठीक है, और अगर आप इस मैप में देखो तो आपको और अच्छा से नज़र आएगा कि अमरकंटक से निकला आपका महानदी, सॉरी नर्मदा और सोन, बट सोन जो वो निकल के कौन सा डायरेक्शन में जा रहा, ये जा रहा है आपका वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन से होते हुए ये ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, बट ऑप्शन में सोन ना होने के कारण इसमें मुझे क्या लगाना पड़ा, नर्मदा एंड महानदी, जो कि महानदी यहाँ से आपका ईस्ट डायरेक्शन में जाके बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। एग्जाम में अगर ऐसे ऑप्शन आए तो आप क्या लगाइएगा, अगर ऐसा ऑप्शन रहा तो नर्मदा एंड महानदी, अगर महानदी की जगह सोन रहा तो नर्मदा और सोन लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा शिलोंग प्लेट्यू इज ऑल्सो नॉन एज मेघालय। शिलोंग प्लेट्यू को मेघालय के नाम से जाना जाता है। इट वॉज नेम्ड बाय, ये किसके जरिए नाम दिया गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा SP चटर्जी। SP चटर्जी ने इनका नाम दिया था। ठीक है, शिलोंग प्लेट्यू का नाम दिया था मेघालय। अब इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। मैप अगर आप इंडिया का देखिएगा तो ये जो रेड कलर का आपको स्पॉट नज़र आ रहा है ये है आपका शिलोंग प्लेट्यू, जिसको SP चटर्जी ने नाम दिया था क्या, मेघालय नाम दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। द बिगेस्ट शिप बिल्डिंग यार्ड ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण यार्ड है, कौन सा है, आंसर होगा कोचिन शिप यार्ड, जो कि कोचिन में है। ठीक है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा है, पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड, जिसे बनाता है कौन, कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड, यहाँ पे निर्माण करता है, इज़ द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी इन इंडिया। ये सबसे लार्जेस्ट और जो शिप जो है उसका मेंटेनेंस फैसिलिटी का ये सबसे बड़ा केंद्र है इंडिया में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन ऑफ मैरीन टाइम रिलेटेड फैसिलिटी इन द पोर्ट सिटी ऑफ कोचिन इन द स्टेट ऑफ केरला, इंडिया। ठीक है, केरला में है ये। आगे बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ये 2011 के जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा, तो उसके हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जबकि देखिए यहाँ पे क्या है, जबकि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत के राज्यों में जनसंख्या घनत्व 2011 में सबसे अधिक था। अगर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर कोई था तो वो कौन था, दिल्ली। 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना था, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना था, 11,297। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का कितना था, सबसे कम कितना था, प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था, 17 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा हाईएस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट एज पर सेंसस 2011 इज। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो भारत का राज्यों में सबसे हाईएस्ट अर्बनाइज अगर कोई स्टेट था तो वो कौन सा था, तो उसका आंसर होगा गोवा।
इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाली 62.17% आबादी के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। ठीक है, वहाँ टोटल कितना प्रतिशत है? 62.17%। ठीक है, लेकिन अगर भौगोलिक क्षेत्र मतलब जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें तो जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र होगा शहरीकृत में, तो वो कौन सा आ जाएगा? वो आएगा तमिलनाडु। ठीक है, केरल में 47.72% लोग शहरी क्षेत्र में और महाराष्ट्र में 45.23 लोग रहते हैं। ठीक है, पर सबसे हाईएस्ट पूछा तो कौन होगा? गोवा का नाम आएगा। अगर गोवा ऑप्शन में नहीं होता तो आप तमिलनाडु लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आता है शहरी क्षेत्र क्या होता है, मतलब अर्बन एरिया किसे कहते हैं। तो देखिए, एक शहरी क्षेत्र एक शहर के आसपास के क्षेत्र हैं। शहरी क्षेत्र के अधिकांश निवासियों के पास गैर कृषि कार्य है। शहरी क्षेत्र बहुत विकसित है, जिसका अर्थ है कि घरों, वाणिज्यिक भवनों, सड़कों, पुलों और रेलवे जैसे मानव संचालनों का घनत्व है। शहरी क्षेत्र कस्बे, शहरों और उपनगरों के संदर्भित कर सकता है। मतलब जहाँ पर कृषि का बहुत कम होता हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, मतलब वो लोग शहरी जो कार्य होते हैं, जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, उसमें वो लोग ज़्यादा लीन होते हैं। ठीक है, शहर का रूप कैसा होता है अगर आप सोचिएगा तो आप जिससे कोलकाता सिटी देख लो, मेट्रोपॉलिटन मुंबई, ये सारे कैसे हैं? ये सारे अर्बनाइज्ड एरिया। पर अगर रूरल में आते हैं तो गांव, आप देखें गांव कैसा होता है, तो वो सारे रूरल में आते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। और ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 to 2011। कुछ देर पहले अभी मैंने बताया था कि नेगेटिव ग्रोथ रेट कब हुआ था? 2011 से 1911 से 1921 का सेंसस के हिसाब से नेगेटिव में गया था। तो यहाँ पूरा 2011 से लेकर 2011 में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस स्टेट में हुआ है? यहाँ पे 2001 से 11 का जनगणना का पूछ रहा है ना। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा नागालैंड। ठीक है, उसका पीछे का रीज़न क्या था ये मैं पढ़ूंगा नहीं। एक आर्टिकल है जो कि द हिंदू से मैंने लिया है, जिसे ऋतुराज कंवर ने एडिट किया था। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आर्टिकल को दे दिया, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको इसका पूरा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज ओल्डर देन हिमालय। हिमालय से मतलब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से भी पुरानी है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर सतलज होगा। ठीक है, अगर आप नेट में सर्च करिएगा या कहीं भी तो आपको इसका आंसर गंगा मिलेगा, बट इसका ओरिजिनली जो इसका आंसर होगा ये सतलज होगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वे तैथिस सागर में बह रहे थे। देखिए, आपको मालूम है कि हिमालय पर्वत जहाँ है वहाँ पे पहले तैथिस सागर था, वो तो धीरे धीरे जब गोंडवाना लैंड घसकते गया तो उसके बाद वो हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। आगे जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताऊँगा, बट ये तैथिस सागर में बहता था पहले, सतलज। ठीक है, तो इस हिसाब से समझ में आता है कि जब हिमालय नहीं था तो उस टाइम अगर सतलज जाके तैथिस सागर में बह रहा है, इसका मतलब सतलज सबसे पुराना है। ठीक है, इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा? सतलज। ओके, अब देखिए, अब गंगा क्यों नहीं होगा इसका फैक्ट मैं बता देता हूँ। अगर आप गंगा का पढ़िएगा तो उसका एक फैक्ट दिया हुआ है कि ये गंगा का नाम वेदास में लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से गंगा सबसे पुराना हुआ। बट अगर आप गौर करिए तो वेद कब लिखा गया था? 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के बीच। ठीक है, उस टाइम हिमालय पर्वत था, है ना। वो तो लाखों साल पहले तैथिस सागर गोंडवाना लैंड ऊपर उठते उठते वहाँ पे हिमालय पर्वत बन गया, इसका मतलब उस टाइम का बात है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा? सतलज इसका आंसर होगा, गंगा इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैप में देखिएगा तो कहाँ से बह रहा है ये सतलज? यहाँ से निकलता है, कहाँ पे? कैलाश रेंज से ये निकलता है। ठीक है, कैलाश रेंज से निकलते हुए पंजाब से होते हुए ये जाके कहाँ गिरता है? अरब सागर में गिरता है। इसमें कौन कौन से 5 नदियाँ आके मिलती हैं? तो ये इंडस, झेलम, चेनाब, सतलज, ये चारों जाके कहाँ मिल जाती है? इंडस में मिल जाती है, और ये जाके कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है,
DVC यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन वाज डिजाइंड फॉलोइंग विच ऑफ द फॉरेन प्लानिंग प्रोजेक्ट, यानी कि जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है ये किस फॉरेन प्लानिंग प्रोजेक्ट के मद्देनज़र बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा TVA यानी कि टेनेसिस वैली अथॉरिटी से मतलब मान्यता से इसे बनाया गया है। ठीक है, ये TVA है कहाँ पे, तो US में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। वेस्ट बंगाल का जो हाईएस्ट पीक माउंटेन रेंज है वो कौन सा होगा। तो रेंज के बारे में पूछा तो इसका आंसर होगा सिंगालीला रेंज। क्या होगा, सिंगालीला रेंज। अगर पर्वत पूछे कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो सिंगालीला रेंज में ही जो पर्वत है वो है संदाकफू। संदाकफू जो हाईएस्ट पीक है वेस्ट बंगाल का पर्वत है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपको पिक्चर नज़र आ रहा है, ये है आपका संदाकफू पर्वत रेंज। संदाकफू पर्वत है ये। ठीक है, सिंगालीला रेंज में। इस पर्वत रेंज को और क्या बोला जाता है आपको मालूम है, इसे और क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है द स्लीपिंग बुद्धा माउंटेन। क्या बोलते हैं? द स्लीपिंग बुद्धा माउंटेन। क्यों बोलते हैं? इसका जो आकार देखेंगे ना तो देख के लगता है जैसे बुद्धा यहाँ पे सोए हुए हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है स्लीपिंग बुद्धा माउंटेन। तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि द स्लीपिंग बुद्धा माउंटेन किसे बोलते हैं तो आंसर क्या होगा, संदकफू का आंसर टिक लगा दीजिएगा। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि संदकफू है कहाँ, वेस्ट बंगाल में, तो ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। ठीक है, आंसर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन डार्विन एंड वेलेस वेर बोथ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन रिटेन बाय, यानी कि डार्विन और वेल्सले दोनों किसके द्वारा लिखे पुस्तक NS ऑन द फ्लिप्स ऑफ पॉलीसेन से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा माल्थस। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है विच ऑफ द व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री विथ बांग्लादेश शेयर्ड बाय वेस्ट बंगाल इन किलोमीटर्स, यानी कि वेस्ट बंगाल का जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश से कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो इसका आंसर होगा 2272 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। ये बोल रहा था लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न वेस्ट बंगाल इज़, वेस्टर्न वेस्ट बंगाल का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है? बहुत ईजी है, दामोदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंगालीला नेशनल पार्क, अभी कुछ देर पहले सिंगालीला रेंज के बारे में पढ़ा था, तो सिंगालीला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग, अभी मैंने बताया दार्जिलिंग पड़ेगा तो दार्जिलिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। पिछले के वीडियोज़ में मैंने बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, तो अगर ये पूछ ले कि वेस्ट बंगाल के किस राज्य से ये पास हो रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, नदिया डिस्ट्रिक्ट, नदिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज़। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा टोबैको प्रोड्यूस करने वाला कौन सा जिला है? तो आंसर होगा कूच बिहार। ठीक है, इससे रिलेटेड पिछले वीडियो में क्वेश्चन था कि आज़ादी से पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बंगाल में नहीं आता, तो आंसर क्या था, कूच बिहार था। कब कहाँ आता था ये? बांग्लादेश के अंदर में आता था। आज़ादी के बाद ये कहाँ आ गया? ये हमारे पश्चिम बंगाल में आ गया। 24 नंबर क्वेश्चन फॉरेस्ट कवर इन विच स्टेट has shown an increase in the last 2 year according to फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 2 वर्षों में किन राज्यों में वनावरण में वृद्धि दर देखी गई है। तो कहाँ पे वृद्धि देखा गया है? वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न घाट। निम्न में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन पॉइंट है, जो मिलान पॉइंट है? तो वो क्या है? नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल में दोनों का पॉइंट मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे 26 नंबर क्वेश्चन द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर द जनरेशन ऑफ टाइडल पावर इन इंडिया इज अवेलेबल इन द, यानी कि भारत की ज्वारीय शक्ति के उत्पादन के लिए सबसे बड़ी क्षमता उत्पादक है कौन सा है? ये कोस्टल, मतलब जो गुजरात का कोस्टल एरिया है वो है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेटलैंड इन इंडिया इज इन, यानी कि भारत में बंजर भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है
बंजर भूमि के अंतर्गत कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है। 28 नंबर, नागालैंड माउंटेन आर बिकमिंग इंक्रीजिंग बैरन माउंटेन मेनली ड्यू टू। जो नागालैंड के पहाड़ तेजी से बंजर होते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है, तो क्या कारण? नागालैंड में ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसके कारण से क्या होता है वहाँ पे, वो बंजर होता जा रहा है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट है ये, जेरोफैटिक वेजिटेशन इज कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ। जो जेरोफैटिक वनस्पति किसका विशेषता है, तो ये कच्छ का विशेषता है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में, रन ऑफ कच्छ जानते हैं। जियोफैटिक होता क्या है? एक जियोफैटिक पौधे की एक प्रकृति है जिसमें एक ऐसा वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल होता है जिसका थोड़ा तरल पानी होता है, जैसे कि रेगिस्तान या बर्फ़ या वल्स्प या आर्कटिक के बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र। जियोफैइट्स के लोकप्रिय उदाहरण कैक्टस, अनानास और कुछ जियोफैइट्स पौधे हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये जियोफैइट्स का ही एक उदाहरण है। कैक्टस का जो पाया जाता पौधा ना, उसी का ये उदाहरण है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।